नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ हाईवे क्लासेज में। कल तक की क्लासों में हमने पढ़ा था रूल नंबर 4 तक। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 5 की ओर। दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई भाई हमारी क्लासों से नया जुड़ा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वाली क्लासे जाके देख ले, क्योंकि दोस्तों अगर आप चलती हुई ट्रेन में बैठोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ट्रेन कहाँ जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 5/6 से गुणा करने की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया। परिणाम में होने वाली त्रुटि को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिस्टेक वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बार इसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं। मान लो मुझे किसी संख्या को गुणा करना था 5 से और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। 5 से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है, मान लो वो संख्या 1 ही है। अब मेरे पास रिजल्ट आ रहा था 5, लेकिन मैंने उस संख्या को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 6, जो 5 से कितना अधिक होगा 1। तो त्रुटि हो रही है, वो एक ही नंबर का हेरफेर हो रहा है। तो 5 पे 1 का त्रुटि हो रही है, तो 100 पे कितने की त्रुटि होगी, वो परसेंटेज में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 20% की त्रुटि हो रही है हमारे पास जब हमने संख्या को 5 की बजाय 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही वाला मेथड हम यहाँ पे अपनाएंगे। हमें पता है कि मान लो करना था कितने से, 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर दिया 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या ही देख लो। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30। दोनों संख्याओं को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को क्रॉस करेंगे 30, 5 25 अनुपात 36। मेरे पास अनुपात में प्राप्त हो गया 25:36। अगर मैं उस संख्या को 5/6 से ही मल्टीप्लाई करता तो जो राइट आंसर था मेरा वो आता 25, लेकिन 6/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आ रहा है 36, जो कि 25 से 11 ज्यादा है। ये 11 ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि मिस्टेक से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6/5 से। अब 25 पे 11 की मिस्टेक हो रही है तो हमें वैल्यू परसेंटेज में ज्ञात करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 से 100 कट गए 4 बार और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 44% की त्रुटि होगी। अब हम देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्नों को और किस प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 4 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने त्रुटिवश उस संख्या का 5 से 1/2% ज्ञात कर दिया, जो उसको 220 प्राप्त हो गया। तो सही आंसर क्या होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो संख्या है, जिस संख्या का परसेंटेज मान निकालना था वो संख्या माना x है। ये हम डिटेल मेथड पढ़ रहे हैं, इसके बाद में इसकी ट्रिक जानेंगे। मान लिया वह संख्या x है। अब उस संख्या का 4 से 1/2% निकालना था, वो तो निकाला नहीं, और निकाल दिया 5 से 1/2%। हमें इस क्वेश्चन में पता है कि इस संख्या का x का 5 से ही 1/2% निकाल दिया, जो उसको प्राप्त हुआ 220। ये प्राप्त हुआ। अब हमें इससे निकालना है x का मान। चलो इंटू, इसको सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11। साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। आप सभी को पता है साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली संख्या ऐड कर देते हैं। वो जो आंसर आएगा वो ऊपर, और नीचे जो 2 चल रहा है वो ऐसे की ऐसे चलेगा। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए नीचे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, और बराबर में मेरे पास चल रहा है 220। ये चल रहा है। x को इधर रख लो,
बाकी बची हुई संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ 100 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ 2 डिवाइड में था, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। और ये वाला जो 11 इधर गुणा में था, वो इधर आके भाग में हो जाएगा। 11 से मैंने काट दिया 220 को 20 बार। अब मेरे पास जो अक्स का मान प्राप्त हो रहा है वो है 4000। वो संख्या मेरे को 4000 प्राप्त हो गई, जिसका मेरे को 4 से 1/4% निकालना था। अब हम निकाल देंगे अक्स का, जो अक्स हमारे पास प्राप्त हो गई 4000। इस 4000 का हमने निकाल दिया 4 से ही 1/2%। जो हमारे पास प्राप्त होगा 4000 इंटू, इसको सोल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/2। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से 40 कट गए 20 बार, और 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मेरे को प्राप्त हो गया 180। इस संख्या का, जिस संख्या के बारे में बात की जा रही है, उस संख्या का 4 से 1/2% प्राप्त हो गया 180। अब मुझे ये मेथड परीक्षा में यूज लेना ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मेथड करेंगे तो पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब कौन सा मेथड यूज लेंगे? ट्रिक वाला मेथड, वो देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, इस संख्या का 4 से 1/2% ज्ञात करना था। यहाँ पे मैंने लिखा ज्ञात करना था कितना? 4 से 1/2%, जिसको सोल्व करने पर 9/2%, लेकिन ज्ञात कर दिया, ज्ञात कर दिया 5 से 1/2%, जिसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/9%। 11/2% आ गया। परसेंट से परसेंट का साइन निकल गया और 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो सिंपल रेशियो प्राप्त हो गया 9:11। 9:11 प्राप्त हो गया। अब जो गलती की थी 11, वो हमें प्राप्त है 220। जब 11 यूनिट की वैल्यू 220 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो गई 20। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो हमें ज्ञात करना है 9 यूनिट की वैल्यू। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 80 सीधा सा प्राप्त हो जाएगा। अब हम रूल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा लॉजिक समझ लेते हैं। मान लो दोस्तों, मेरे पास 100 रुपए है। अगर मुझे 100 रुपए की चीनी लानी है, मैं बाजार में गया, मुझे पता चला कि चीनी का जो मूल्य है वो 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से है, तो मेरे पास 100 रुपए की चीनी आएगी 5 केजी। अगर फिर मुझे पता चला कि चीनी का मूल्य बढ़कर, चीनी के मूल्य को यदि बढ़ा दिया जाए और बढ़ाकर चीनी के मूल्य को 50 रुपए कर दिया जाए, तो क्या होगा? अगर जहां 20 रुपए किलो चीनी थी तो वहां 100 रुपए की 5 किलो चीनी आ रही थी। अब यदि चीनी के मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो 100 रुपए में 2 किलो चीनी आएगी। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर मूल्य को बढ़ा दिया जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास प्राइस फिक्स है तो हमें क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। यही एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु के अगर मूल्य को ज्यादा कर दिया जाएगा, मतलब वस्तु अगर महंगी हो जाएगी, तो अगर हमारे पास पैसे फिक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, वो चीज हमें कम खरीदनी पड़ेगी। यही लॉजिक लगा के हम इस रूल को क्लियर करते हैं। चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो खर्चा है वो खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब हमारे पास पैसे फिक्स है। तो जो 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन हमें पता है कि 1/5 है, यही है। तो जो वृद्धि से पहले, ये है पहले का मूल्य और ये है बाद। ये वाली जो वैल्यू है
ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और इस ओरिजिनल नंबर का परसेंटेज मान निकालते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त होगी। तो मान लिया कि चीनी का जो पहले का मूल्य है वो मेरे पास 5 है और अब जब इसके मूल्य में 20% की वृद्धि जो 1 है कर दी जाती है तो मूल्य मेरे पास कितना प्राप्त हो जाता है, 6 प्राप्त हो जाता है। अब तो उसकी खपत में दोस्तों ये वाली है हमारे पास प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी ठीक इसके उल्टी होगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी। क्वांटिटी को कम करेंगे, अगर प्राइस 5 से 6 हो रही है तो क्वांटिटी हमारे 6 से 5 हो जाएगी। यही है दोस्तों, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। अब मान लो पहले हम 6 किलो खरीदते थे तो प्राइस महंगी होने के बाद में हमें 5 किलो ही खरीदना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अगर हम इसे परसेंटेज में निकालते हैं, 6 किलो खरीद रहे थे, अब 1 किलो कम करना पड़ेगा। यही है, खपत में कितना परसेंट कमी की जाएगी। खपत थी पहले हमारी 6 तो उसमें 1 की कमी कर दी, तो परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला 2/3%। 16 सही 2/3% की खपत में कमी करनी पड़ेगी। और प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न बोल रहा है अगर आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी करनी होगी ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है, वही पहले वाले क्वेश्चन वाला लॉजिक है। अगर एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज को हमें कम करना होगा। देखते हैं कैसे। 10% की जो फ्रैक्शन है वो 1/10 है। मान लेते हैं जो आयत की लंबाई हो पहले और ये बाद। लंबाई की अगर हम बात करें, ये वाला ओरिजिनल नंबर हम लंबाई मान लेते हैं। मान ली कि जो पहले लंबाई थी वो 10 थी, अब जो लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, इस 10 का 10% है 1, मतलब 1 की वृद्धि करनी है। 10 में 1 की वृद्धि करेंगे आएगा 11। लंबाई जब 10 से 11 हो गई, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो जो चौड़ाई कितनी परसेंट कम की जाएगी, चौड़ाई ठीक इसकी विपरीत होगी। अब हमने चौड़ाई को कर दिया 11 से 10 कर दिया। अब जो हमें वैल्यू प्राप्त करना है वो परसेंटेज वैल्यू प्राप्त करना है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसको अपरिवर्तित रखना है। देख लेते हैं, जो क्षेत्रफल है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ पे आ रहा है 110 और यहाँ पे भी आ रहा है 110। इसका मतलब क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तित नहीं हुआ, क्षेत्रफल हमारा कांस्टेंट है। तो चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी की जाएगी वो देखते हैं हम। चौड़ाई पहले थी 11 और अब कर दी 10, मतलब 1 की कमी कर दी और परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया 9 सही 1/11%। कहने का मतलब यह है कि अगर चौड़ाई बढ़ाई जा रही है 10%, सॉरी अगर लंबाई 10% बढ़ाई जा रही है, तो जब हम चौड़ाई को 9 सही 1/11% कम करेंगे तो ही इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कांस्टेंट रह पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर। इस रूल में जो लॉजिक लग रहा है वो पिछले वाले रूल की तरह ही लग रहा है, लेकिन एक चीज नई जोड़ी गई है और वो क्या जोड़ी गई है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर किसी चाय की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। अगर खर्च स्थिर है तो चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करनी है। हमें पता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी की जा रही है, तो जो 20% की फ्रैक्शन है वो हमें पता है 1/5 है। अगर हमने नीचे वाली वैल्यू को ओरिजिनल नंबर मान लिया तो जो ओरिजिनल नंबर की 20% है वो 1 प्राप्त होगी। अब जब चीनी की कीमत यहां मान ली हमने पहले और ये कमी करने के बाद, जब हमने ओरिजिनल कीमत प्राइस है
प्राइस जब हमने 5 मान ली और उसके बाद में 20% की कमी की जा रही है और 5 की 20% है 1, तो 20% की कमी करने के बाद में जो चीनी की प्राइस होगी वो 4 यूनिट होगी। अब जब प्राइस में कमी आ रही है तो हमारी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जब हमारे पास पैसे फिक्स है तो जो क्वांटिटी है वो प्राइस की ठीक उल्टी हो जाएगी। ये हो गया हमारी 4 से और 5। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राइस कम होने पर क्वांटिटी में 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई, व्यक्ति 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। जब यहाँ पर 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है तो जिस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 4 किलोग्राम, जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम है तो जो प्रारंभिक क्वांटिटी है उसको ज्ञात करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रारंभ में वो 16 किलोग्राम चीनी खरीदता था, लेकिन मूल्य कम होने के बाद में वो 20 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। अभी यहाँ हमें फिक्स पता चल रहा है कि पहले 16 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, पैसे उतने ही है हमारे पास, और अब जब प्राइस में कमी आ गई तो उसके बाद में 20 किलोग्राम चीनी खरीदने लग गया। यहाँ से हमें डिफरेंस पता चलता है कि 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। यह है चीनी की प्रारंभिक खपत 16 किलोग्राम और कम होने के बाद में जो अंतिम क्वांटिटी है वो 20 किलोग्राम हो जाती है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक गन्ना मिल में मंदी की वजह से 14.2% कर्मचारियों को निकाल दिया गया तथा उत्पादन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए बचे हुए कर्मचारियों की जो कार्य अवधि है उस कार्य अवधि में 2 घंटे की वृद्धि कर दी गई। दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखो कि कर्मचारियों की संख्या में 14.2/7% की कमी की जा रही है। अगर मान लो मेरे को कोई काम करना है 10 दिनों में, 10 दिनों में काम करने के लिए मैंने कर्मचारी लगाए 10। अब जो 10 कर्मचारी 5 घंटे काम कर रहे हैं और वो काम हमें 10 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी और कम करके मैंने 5 ही कर्मचारी रखे तो क्या होगा, जब हमें काम को 10 ही दिनों में पूरा करना है तो मैं क्या करूंगा, बचे हुए कर्मचारियों को बोलूंगा कि आप अपने काम करने की अवधि को थोड़ा बढ़ाए। जहां आप 5 घंटे काम कर रहे थे वहीं 10 घंटे काम करो, तब जाके मेरा वो काम पूरा 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। तो चलो इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखते हैं। कर्मचारियों की संख्या में 14.2/7% की कमी की जा रही है। 14.2/7%। अब मैंने पूछा 14.2/7% की फ्रैक्शन, तो आपने जल्दी से बता दिया कि 1/7 है। तो 1/7 में जो नीचे वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल नंबर है। अब मान लो कि जो पहले थे ये कर्मचारी पहले और कम करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर थे, मैंने मान लिया कि जो पहले कर्मचारी थे वो कितने थे 7, लेकिन अब इन कर्मचारियों में से 14.2/7% कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अब 7 कर्मचारियों में 14.2/7% कितना होता है 1। अगर 7 में से 1 कर्मचारी को निकाल दिया तो कर्मचारी बचेंगे मेरे पास 6 कर्मचारी बचेंगे। अब जो कार्य अवधि है, कार्य अवधि वो क्या होगी, ठीक कर्मचारियों की उल्टी होगी। अगर कर्मचारी की संख्या कम कर दी तो कार्य अवधि को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कार्य अवधि को 6 से 7 कर दिया। अब 6 से 7 तो मैंने यूनिट में किया है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है मेरे पास कि उनकी कार्य अवधि को 2 घंटे बढ़ा दिया। जब मेरे पास यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ती है तो जो 1 यूनिट बढ़ाई है तो उसका मतलब है 2 घंटे बढ़ा दिया। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है तो मेरे को ज्ञात करना है 6 यूनिट की वैल्यू। तो 6 यूनिट की वैल्यू 12 घंटे हो जाएगी और 7 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो वो 14 घंटे हो जाएगी। लेकिन मेरे को पूछ रहा है कि कर्मचारी की जो आरंभिक कार्य अवधि है वो क्या होगी, तो आरंभिक कार्य अवधि है 12, लेकिन कर्मचारियों को कम कर दिया तो अब जो बचे हुए कर्मचारी है उनको
को 14 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जो काम है वो दिए हुए समय में पूरा हो पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर सिनेमा घर की टिकट के मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या 50 कम हो जाती है, लेकिन कुल आय में कोई भी कमी नहीं आती है। अगर टिकटों की जो प्रारंभिक कीमत हमें यहाँ पे दे रही है 120, तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों एक चीज हमें पता है, मान लो जैसे मेरे पास 100 रुपए है और मैंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को मूवी देखनी जानी है, लेकिन वहां जाके मेरे को पता चला कि टिकट की कीमत बढ़ा के 100 से 150 रुपए कर दिया गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मूवी देखना कैंसिल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब टिकट की कीमत में वृद्धि हो रही है तो वहीं जाके दर्शकों की संख्या कम होगी। अब दर्शकों की संख्या कम होगी तो आप बोलोगे कि सर उसको नुकसान होगा, लेकिन उसके आय में कमी नहीं आई। और वो कैसे नहीं आई? मान लो टिकट का मूल्य 10 रुपए है और 10 रुपए है तो 10 जने जो दर्शक है वो देखने जा रहे हैं मूवी, तो सिनेमा घर वाले 100 रुपए कमा रहे हैं। अगर उन्होंने टिकट का मूल्य बढ़ाकर मान लो 20 रुपए कर दिया, तो 20 रुपए करने पर दर्शकों की संख्या मान लो यहाँ पे मैंने 5 कर दी। जब पहले 10 दर्शक जाते थे, वो महंगी टिकट होने के कारण 5 ही जा रहे हैं, तो भी यहाँ पे देखो 100 रुपए ही कमा रहा है। जब दर्शकों की संख्या कम होगी उसके बाद में भी इसकी कुल आय को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। मुझे इस प्रश्न में पता है कि सबसे पहले कि यहाँ पर टिकट की जो प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक वो मुझे दे रखी है 120 रुपए। 120 रुपए इसकी प्रारंभिक कीमत दे रखी है टिकट की, लेकिन जब इसके मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो ये टिकट ही 140 रुपए की हो जाती है। अब मुझे इसे रेशियो में करना है, तो मैंने 20 से दोनों को काट दिया। 20 ठीक है 120 और 20 संते 140, 6:7 में टिकट की जो कीमत है उस कीमत में वृद्धि हुई है। अगर टिकट की कीमत में वृद्धि हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो दर्शक है उन दर्शकों की संख्या को कम करना पड़ेगा। यही लॉजिक लगाएंगे। दर्शकों की संख्या मुझे यूनिट में 7 से 6 की ओर कम करनी पड़ी। जब 1 यूनिट की कमी हो गई दर्शकों की संख्या में, तो मुझे दिया गया है प्रश्न में कि 50 दर्शकों की संख्या में कमी आई। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो मुझे क्या करना है कि प्रारंभिक दर्शकों की संख्या कितनी होगी? तो प्रारंभिक दर्शक है मेरे पास 7 यूनिट, तो 50 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है 350। तो प्रारंभ में दर्शक थे सिनेमा घर में वो 350। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी करने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का जो मूल्य था वो क्या है, हमें वो ज्ञात करना है। हमें पता है कि जो वस्तु के मूल्य में कमी की जा रही है वो है 33 सही 1/3%। अब आप सभी को पता है कि 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है, और उसमें जो नीचे वाली वैल्यू वो ओरिजिनल नंबर है। इस ओरिजिनल नंबर की परसेंट 33 से 1/3 निकाले तो हमें ऊपर वाली संख्या 1 प्राप्त होती है। अब जब घटने से पहले और ये घटने के बाद मान ली मेरे की वस्तु की जो कीमत है वो कीमत घटने से पहले फिक्स है 3 है, लेकिन जब इस 3 में 33 से 1/3% की कमी कर दी जाएगी वो है 1, तो हमें कीमत प्राप्त होती है 2। अब जब हमारे पास कीमत में कमी हो गई तो हम वस्तुएं ज्यादा खरीद सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ठीक कीमत की उल्टी होती है, तो हमारे पास 2 से 3 वस्तुएं खरीद सकते हैं। जब कीमत में कमी हो गई 3 से 2, तो हम वस्तुएं 2 से 3 खरीद पा रहे, मतलब वस्तुएं अधिक खरीद पा रहे। तो जब 1 यूनिट वस्तुएं अधिक खरीद पा रहे हैं तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि कीमत कम होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद पा रहे। यहाँ पर यूनिट में वैल्यू
हमारे पास है 4 वस्तुएं अधिक खरीद पा रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू जब 4 है तो हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब कीमत अधिक थी तब हमारे पास 8 वस्तुएं आ रही थी 1 रुपए में, और जब कीमत को कम कर दिया गया तो हमारे पास 8 से 12 वस्तुएं पहुंच गई। 4 वस्तुएं हम 1 रुपए में अधिक खरीद पा रहे हैं। तो हमें बोला जा रहा है कि प्रारंभिक कीमत क्या है, तो प्रारंभिक है 1 रुपए में 8 वस्तुएं हम प्रारंभ में खरीद रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की ओर। रूल नंबर 9 में जो प्रश्न हमें बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी करने पर एक गृहिणी 5 रुपए खर्च करके 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का प्रारंभिक और अंतिम मूल्य ज्ञात करो। मुझे इस प्रश्न में एक चीज देखने को मिली, जो पहले वाले रूल्स थे उसमें जो हमें कीमत दे रखी थी कि खर्च हमारे पास स्थिर रहता है, वो स्थिर खर्च की जो कीमत देती हमें 500 रुपए है, फिक्स कीमत है 500। ये गृहिणी पहले 500 रुपए खर्च करके जितनी कीमत खरीदती थी, जितनी चीनी खरीदती थी, वही चीनी अब 500 रुपए ही खर्च करके ये 5 किलो चीनी अधिक खरीद रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शन सभी को पता है 1/5। ये मान लिया कि चीनी की पहले वाली कीमत और ये कम करने के बाद वाली कीमत, जो कीमत है मेरे पास ओरिजिनल नंबर, वो मान ली मैंने कि चीनी की पहले की कीमत है। अब जब पहले वाली कीमत में 20% की कमी की जाती है, 5 का 20% है मेरे पास 1, जब 5 में से 1 की कमी कर दी जाए तो मुझे यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। अब जब कीमत में कमी कर दी तो क्वांटिटी क्या होती है, कीमत के ठीक उल्टी। तो जब कीमत कम हो गई तो क्वांटिटी मैंने कर दी 4 से 5, क्वांटिटी बढ़ गई 4 से 5। अब जब यहाँ पे 1 यूनिट की वृद्धि हुई है तो कहने का मतलब है 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जब क्वांटिटी 4 से 5 हो गई मतलब 5 किलो अधिक खरीद पा रही है चीनी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 20 और 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 25। जब 500 रुपए खर्च करके ही 20 किलो चीनी खरीद पा रही थी और अभी भी वो 500 रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चीनी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ के 25 किलोग्राम हो गई है। अब हमें ज्ञात करना है कि जो प्रारंभिक और अंतिम मूल्य क्या है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे देखो, मैंने जब आपसे कहा कि आपने 100 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, कितनी 10 किलोग्राम। तो जब मैंने पूछा कि 1 किलोग्राम चीनी कितने रुपए की आई, आप क्या करोगे 100 में भाग दे देंगे 10 का। तो 1 किलोग्राम चीनी की जो कीमत आ रही है वो 10 रुपए आ रही है। यही है जब 100 रुपए में 10 किलो चीनी आ रही है, इसका मतलब है कि 1 किलो चीनी का मूल्य है 10 रुपए। 10 किलो चीनी का मूल्य वहां 100 हो जाएगा। वही हमें पता करना है कि जब 500 रुपए खर्च करके 20 किलो चीनी खरीद रही है तो वहां पे चीनी का मूल्य कितना होगा। जब मैंने यहाँ पे रुपए में किलोग्राम चीनी का भाग दिया था तो मैं भी यहाँ वही करूंगा कि 20 का भाग दे दूंगा और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 25 रुपए प्रति केजी। चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य मुझे प्राप्त हो गया है कि 25 रुपए प्रति केजी आ रहा है। अब जब चीनी के मूल्य में कमी आ गई और 25 किलो चीनी खरीद रहे हैं 500 रुपए खर्च करके ही, तो चीनी की जो प्राइस है वो हो जाएगी 20 रुपए प्रति केजी। चीनी का मूल्य पहले था 25 रुपए प्रति केजी, लेकिन जब 20% की कमी कर दी गई तो 20 रुपए प्रति केजी हो गया। चलिए अब कुछ इस टाइप के प्रश्न करते हैं जिसमें न तो हमें किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ होता है और न ही किसी परसेंटेज वैल्यू को दिया हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम ऑप्शंस का सहारा लेंगे और वो भी एकदम इजी तरीके से। देखिए जब प्रश्न में मुझे दिया गया है कि चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आती है, तो एक व्यक्ति 20 रुपए खर्च करके 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करनी है।
मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चीनी का प्रारंभिक मूल्य नहीं दे रखा है, तो मैंने माना प्रारंभिक मूल्य अक्स मान लिया, और कम करने के बाद मूल्य को कम करने के बाद में मेरे को मूल्य प्राप्त हुआ x माइनस 2 रुपए की कमी कर दी गई। अब जब 20 रुपए फिक्स है कि 20 रुपए ही खर्च कर रहा है, तो पहले से अब अधिक चीनी खरीद रहा है। मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसा लॉजिक सीखा कि आपने 100 रुपए खर्च किए और मान लो चीनी खरीदी आपने 20 रुपए किलो के भाव से, तो चीनी आएगी आपके 5 किलोग्राम। और अगर चीनी के मूल्य में कमी कर दी जाए और कमी करके चीनी का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए, तो चीनी आपके पास 10 किलोग्राम आएगी। जब मूल्य कम कर दिया तो 10 किलोग्राम, और पहले था मूल्य अधिक तो 5 किलोग्राम, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 किलोग्राम का आ रहा है। आप 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहे हो। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। हमारे पास रुपए है 20 रुपए है। जब हमारे पास जब चीनी का मूल्य x रुपए है, प्रारंभिक मूल्य x है, और जब मूल्य को कम कर दिया x माइनस 2, यही लॉजिक है। प्रारंभिक मूल्य जब हमारे पास x है तो कोई वस्तु कम आएगी। क्यों? क्योंकि जो अंतिम मूल्य है उसमें कमी की जा रही है। वस्तु का मूल्य कम होगा तो हमारे पास वस्तु अधिक आएगी। यही लॉजिक है। हमारे पास 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी 10 के भाव से, तो 10 आ रही है। इसी प्रकार से रुपए फिक्स है हमारे पास, लेकिन वस्तु के मूल्य में कम हो गया, तो यहाँ पे वस्तु अधिक होगी और यहाँ पे वस्तु कम होगी। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 5 किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है। यही है। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस का सहारा लेंगे। वहां पे हमें ऑप्शन ए दे रखा है 3। अब मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 3 में से 2 निकालने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 1, और 20 में 1 का भाग दिया तो मेरे को प्राप्त हुआ 20। और अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ x की जगह, तो 20 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास नंबर आएंगे, वो पॉइंट्स में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 4। x की जगह मैंने 4 लिया, तो 4 में से 2 निकाले फिर 2 बचा, और यहाँ पे भी x की जगह मैंने 4 रख दिया। तो क्या प्राप्त हुआ मेरे पास? 20 में 2 का भाग दिया तो 10, और 20 में 4 का दिया तो 5। तो यहाँ पे जो डिफरेंस प्राप्त हुआ वो 5 किलोग्राम का प्राप्त हुआ। यही हमारे पास दिया हुआ है कि जब चीनी के मूल्य में कमी आ गई तो 5 किलोग्राम चीनी आप अधिक खरीद सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की ओर। प्रश्न हमें बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और आयत की चौड़ाई में 12.5% की कमी कर दी जाए, तो जो आयत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पता है जो आयत का क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे मान लिया मैंने वृद्धि या कमी करने से पहले और वृद्धि या कमी करने से बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की। जब आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 10% की जो फ्रैक्शन है वो 1/10 है। यदि मैंने पहले आयत की जो लंबाई है वो 10 मान ली, तो इस 10 में 10% की कमी वृद्धि कर दी जाए तो ये जो आयत की लंबाई है वो 10 से 11 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आयत की चौड़ाई के बारे में। बोला जा रहा है कि जब आयत की चौड़ाई में 12 से 1/2% जिसकी फ्रैक्शन 1/8 है की कमी कर दी जाए, मतलब माना कि पहले जो आयत की चौड़ाई थी वो 8 थी और 8 में 12 से 1/2% जो 1 है की कमी कर दी जाए तो 8 से हमें चौड़ाई प्राप्त होगी 7। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, और 11 को 7 से तो 77। तो आयत का क्षेत्रफल था तो लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन से पहले तो 80 था और परिवर्तन के बाद में 77 हो गया। तो प्रभाव क्या पड़ा कि 80 से 77 हो गया और 3 यूनिट की
कमी आ गई। किस पर आ गई? पहले था 80 लेकिन बाद में 3 यूनिट की कमी आ गई। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहां से क्रॉस कर दिया। ये 30 और ये 8, फिर एक बार को काट दिया, 15 और 4, 4 थी 12, सही 3 सही 3/4% की। आयत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 3 सही 3/4% की कमी आ गई। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो है, किसी सिनेमा घर में टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और साथ ही जो टिकटों का मूल्य है वो भी 16 से 2/3% बढ़ जाता है। ये दोनों मिलकर राजस्व में कितनी वृद्धि करते हैं वो चीज हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि टिकटों की जो बिक्री में वृद्धि हो रही है वो 57 से 1/7% है, जिसकी फ्रैक्शन है 4/7, और जो टिकटों के मूल्य में वृद्धि हो रही है वो 16 से 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन 1/6 है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वृद्धि से पहले और ये वृद्धि से बाद। वृद्धि से पहले जो टिकटों की बिक्री है वो कितनी है? ये ओरिजिनल नंबर है। तो जो टिकटों की बिक्री में वृद्धि हो रही है वो 57 से 1/7% की हो रही है। मान लिया कि जो पहले टिकटों की बिक्री होती थी वो 7 यूनिट थी और 7 यूनिट है, तो अब जो टिकटों की बिक्री में वृद्धि हो रही है वो 57 से 1/7% हो रही है। तो 7 की 57 से 1/7% 4 है, तो 7 में 4 की वृद्धि कर दी तो मेरे पास टिकटों की जो बिक्री है वो 7 से बढ़ के 11 हो गई। अब टिकटों का मूल्य है, इस मूल्य में क्या हो रहा है? 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। मान लिया मैंने जो पहले मूल्य था वो 6 है, टिकट का पहले का मूल्य 6 है, तो 6 का 16 से 2/3% है 1, 6 में 1 की वृद्धि कर दी तो मेरे पास 7 प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि मान लो कि पहले 7 टिकटें बिक्री थी और एक टिकट का मूल्य था 6 रुपए, तो टोटल कितने रुपए कमा रहा था वो? 7 टिकट 6 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो 42 रुपए कमाएगा। और अगर टिकट का मूल्य भी बढ़ा दिया और टिकटों की बिक्री भी बढ़ गई तो 11 टिकटों का मूल्य है 7 रुपए के हिसाब से 77 रुपए कमाएगा। अब पहले ये कमा रहा था 42 रुपए और अब कमाने लग गया 77 रुपए, तो वृद्धि कितनी हुई? हमने देखा कि पहले 42 रुपए कमा रहा था और अब 77 रुपए कमाने लग गया, तो वृद्धि कर ली 35 रुपए की। 35 रुपए की 42 रुपए वृद्धि कर ली तभी 77 रुपए कमाने लग गया, और ये वृद्धि हमें परसेंटेज में याद करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 42 से 7 से काट दिया 42, 7 6 को 42 और 7 5 35। यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई किया 100 से 500 और नीचे भाग देना है 6 का। 2 से और काट दे तो 250/3 आ रहा है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया 83 सही 1/3%। जो राजस्व में वृद्धि हो रही है वो 83 सही 1/3% की हो रही है। तो आज हमने रूल 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो क्लासों को लाइक करते हुए चलिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर जरूर